आज हमारा विषय है एक महान नेता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आइए जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र के बारे में कई ज्ञात और अज्ञात तथ्य। सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक महान नेता हैं। वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के एक प्रतिभाशाली और महान चरित्र हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस संघर्ष में समर्पित कर दिया। उन्हें लोकप्रिय रूप से नेताजी के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र लगातार 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन गांधी जी के साथ वैचारिक संघर्ष, कांग्रेस की विदेश और घरेलू नीतियों की सार्वजनिक आलोचना और असंतोष ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। सुभाष चंद्र को लगा कि मोहनदास करमचंद गांधी की अहिंसा और सत्याग्रह की नीति भारत की स्वतंत्रता जीतने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसी वजह से उन्होंने सशस्त्र संघर्ष का रास्ता चुना। सुभाष चंद्र ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की और ब्रिटिश शासन से भारत की तत्काल और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें 11 बार कैद किया। उनका प्रसिद्ध कथन, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा के बाद भी उनकी विचारधारा नहीं बदली, बल्कि उन्होंने युद्ध में ब्रिटिश कमजोरी को लाभ प्राप्त करने के अवसर के रूप में देखा। युद्ध की शुरुआत में उन्होंने गुप्त रूप से भारत छोड़ दिया और भारत में अंग्रेजों पर हमला करने के लिए सहयोग हासिल करने के लिए सोवियत संघ, जर्मनी और जापान की यात्रा की। उन्होंने जापानियों की मदद से आजाद हिंद फौज को पुनर्गठित किया और बाद में उसका नेतृत्व किया। इस बल के सैनिक मुख्य रूप से युद्ध के भारतीय कैदी और ब्रिटिश मलाया, सिंगापुर और दक्षिण एशिया के अन्य हिस्सों में काम करने वाले मजदूर थे। जापान के वित्तीय, राजनयिक और सैन्य समर्थन के साथ उन्होंने निर्वासित आजाद हिंद सरकार की स्थापना की और इम्फाल और ब्रह्मदेश, वर्तमान म्यांमार में ब्रिटिश सहयोगियों के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए आजाद हिंद सेना का नेतृत्व किया। कुछ इतिहासकारों और राजनेताओं ने अंग्रेजों के खिलाफ नाजियों और अन्य युद्धरत शक्तियों के साथ सहयोग करने के लिए सुभाष चंद्र की आलोचना की है। कुछ लोगों ने उन पर नाजी विचारधारा से सहानुभूति रखने का भी आरोप लगाया, लेकिन भारत में अन्य लोगों ने उनके घोषणापत्र को वास्तविक राजनीति का उदाहरण बताते हुए उनकी मार्गदर्शक सामाजिक और राजनीतिक विचारधाराओं के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। ज्ञातव्य है कि जहां कांग्रेस कमेटी ने भारत के डोमिनियन स्टेटस के पक्ष में अपनी राय दी, वहीं सुभाष चंद्र भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष में अपनी राय देने वाले पहले व्यक्ति थे। जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य युवा नेताओं ने उनका समर्थन किया। अंततः राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस को पूर्ण स्वराज के सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। भगत सिंह की फांसी और उनके जीवन की रक्षा करने में कांग्रेस नेताओं की विफलता से नाराज होकर सुभाष चंद्र ने गांधी-इरविन समझौते के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। उन्हें कैद कर लिया गया और भारत से निर्वासित कर दिया गया। जब उन्होंने प्रतिबंध का उल्लंघन किया और भारत लौटे तो उन्हें फिर से जेल में डाल दिया गया। जीवनी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत के कटक में एक प्रसिद्ध कायस्थ परिवार में हुआ था। उनकी मां प्रभावती बसु दत्ता उत्तरी कलकत्ता के हटखोला दत्ता परिवार की बेटी थी और उनके पिता जानकीनाथ बसु दक्षिण 24 परगना जिले के प्रसिद्ध महिंगा के बसु परिवार के वंशज थे। सुभाष चंद्र बोस अपने माता पिता की 14 संतानों में से 9वें और 6ठे पुत्र थे। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक सफल सरकारी वकील थे। वह भाषा और कानून के बहुत जानकार थे। उनका पैतृक घर भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में कोडलिया था, जो अब सुभाष ग्राम में शामिल है।
1902 में वह अपने 5 बड़े भाइयों के साथ कटक में प्रोटेस्टेंट यूरोपीय स्कूल में शामिल हो गए। वर्तमान नाम स्टीवर्ट स्कूल है। उन्होंने 6ठी कक्षा तक स्कूल में पढ़ाई की। स्कूल एक अंग्रेजी माध्यम का स्कूल था। अधिकांश छात्र यूरोपीय या मिश्रित एंग्लो इंडियन और भारतीय मूल के थे। स्कूल में अंग्रेजी सही ढंग से लिखी और बोली जाने वाली लैटिन, बाइबल, सह शिक्षा, ब्रिटिश भूगोल और ब्रिटिश इतिहास शामिल थे। वहाँ कोई भारतीय भाषा शिक्षण व्यवस्था नहीं थी। ये स्कूल उनके पिता जानकीनाथ की पसंद था, जो चाहते थे कि उनके बेटे बिना किसी हिचकिचाहट के त्रुटिहीन अंग्रेजी बोलें। वे भारत में अंग्रेजों के बीच रहने के लिए बंगाली और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को महत्वपूर्ण मानते थे। उनके घर में केवल बांग्ला बोली जाती थी, इसलिए स्कूल घर के सामने था। घर पर उनकी माँ हिंदू देवी दुर्गा और काली की पूजा करती थी, महाकाव्य महाभारत और रामायण की कहानियाँ सुनाती थी और बंगाली भक्ति गीत गाती थी। सुभाष को अपनी माँ से एक प्रेमपूर्ण स्वभाव विरासत में मिला। वे जरूरतमंद लोगों की मदद करते थे और पड़ोसी लड़कों के साथ खेल खेलना और बागवानी करना पसंद करते थे। अपने 5 भाइयों के बाद सुभाष को 12 साल की उम्र में 1909 में कटक के रेवेनशॉ कॉलेजिएट स्कूल में भर्ती कराया गया था। यहाँ बंगाली और संस्कृत के साथ साथ वेद और उपनिषद जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों का पाठ भी पढ़ाया जाता था, जिन्हें आमतौर पर घर में स्वीकार नहीं किया जाता था। हालांकि उन्होंने पश्चिमी शिक्षा जारी रखी, लेकिन उन्होंने भारतीय कपड़े पहने और धार्मिक विचारों में शामिल रहे। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद सुभाष चंद्र बोस पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने, प्रतियोगिताओं और परीक्षाओं में उत्कृष्टता हासिल करने में सक्षम थे। 1912 में कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा में उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया। सुभाष चंद्र बोस ने फिर से अपने 5 भाइयों का अनुसरण किया और 1913 में प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में प्रवेश लिया। अध्ययन के विषय के रूप में दर्शन शास्त्र को चुना और कांट, हेगेल, बर्गसन और अन्य पश्चिमी दार्शनिकों का अध्ययन किया। 1 साल पहले हेमंत की दोस्ती कुमार सरकार से हुई, जो सुभाष का सबसे घनिष्ठ और आध्यात्मिक साथी था। सिविल सेवा परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के बाद उन्हें लगभग नियुक्ति पत्र मिल ही गया, लेकिन उन्होंने क्रांति सचेत भाव से इस नियुक्ति को अस्वीकार कर दिया। इस संदर्भ में उन्होंने कहा, किसी सरकार के अंत की घोषणा करने का सबसे अच्छा तरीका उससे खुद को हट जाना है। इस दौरान अमृतसर नरसंहार और 1919 के दमनकारी रोलेट एक्ट ने भारतीय राष्ट्रवादियों को क्रोधित कर दिया। भारत लौटने पर सुभाष चंद्र ने समाचार पत्र स्वराज के लिए लिखना शुरू किया और उन्हें बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रचार का प्रभारी नियुक्त किया गया। उनके राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे, जो बंगाल में राष्ट्रवाद के महान पैरोकार थे। सुभाष चंद्र एक कट्टर हिंदू थे, लेकिन आजाद हिंद फौज और स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करते हुए वे सभी धार्मिक लोगों को पुनर्तः धर्मनिरपेक्ष भावना से एकजुट करने में सफल रहे। वे ध्यान साधना में बहुत समय बिताते थे। स्वामी विवेकानंद के दर्शन ने उन्हें प्रेरित किया। वो अपने छात्र जीवन से ही अपने देशभक्त स्वभाव के लिए जाने जाते थे। कर्म जीवन और राजनीति में प्रवेश। 16 जुलाई 1921 को 24 वर्षीय सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड से बॉम्बे, भारत लौटे और तुरंत गांधी जी के साथ बैठक की। उस समय 51 वर्षीय गांधी असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, जिसने पिछले वर्ष भारतीय समाज को हिलाकर रख दिया था और अगले दशकों में भारत को स्वतंत्रता की राह पर खड़ा कर दिया था। गांधी बम्बई में थे और उस दोपहर बोस से मिलने के लिए सहमत हुए। वर्षों बाद की मुलाकात का वर्णन करते हुए उन्होंने गांधी पर सवालों की बौछार कर दी।
उनके अनुसार गांधी जी के लक्ष्य स्पष्ट थे और उन्हें प्राप्त करने की उनकी योजनाएं अच्छी तरह से सोची समझी नहीं थी। गांधी और बोस की पहली मुलाकात में आंदोलन के तरीकों पर मतभेद हो गए। गांधी जी अहिंसक आंदोलन के प्रति अडिग थे, लेकिन बसु के अनुसार औपनिवेशिक शक्तियों के विरुद्ध कोई भी उपाय स्वीकार्य था। परिणामों के प्रश्न पर वे भिन्न हैं। सुभाष चंद्र बोस तानाशाही शासन के प्रति आकर्षित थे, लेकिन गांधी इसके बिल्कुल विपरीत थे। इतिहासकार गॉर्डन के अनुसार हालांकि गांधी ने बोस को बंगाल में कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रवाद के नेता सीआर दास की ओर प्रेरित किया और उनमें बोस को वह नेता मिल गया जो वे चाहते थे। चित्तरंजन दास गांधी की तुलना में अधिक लचीले और उग्रवाद के प्रति अधिक सहानुभूति रखते थे, जिसने उस समय बोस जैसे आदर्शवादी युवाओं को बंगाल की ओर आकर्षित किया। चित्तरंजन ने सुभाष चंद्र को राष्ट्रवादी राजनीति में प्रवेश कराया। सुभाष चंद्र अगले 20 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीति में शामिल रहे। स्वराज ने अखबार लॉन्च किया और बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रचार की जिम्मेदारी संभाली। 1923 में सुभाष चंद्र को अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष और साथ ही बंगाल प्रांतीय कांग्रेस का सचिव चुना गया। उन्होंने चित्तरंजन दास द्वारा स्थापित फॉरवर्ड पत्रिका के संपादक के रूप में भी काम किया। 1924 में चित्तरंजन दास के कलकत्ता के मेयर चुने जाने के बाद बोस ने कलकत्ता नगर पालिका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य किया। 1925 में सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया गया और मांडले की जेल भेज दिया गया, जहां उन्हें तपेदिक हो गया। 1927 में जेल से रिहा होने के बाद सुभाष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव बने और जवाहरलाल नेहरू के साथ भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करने लगे। देर से दिसंबर 1928 में बोस कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक बैठक का आयोजन किया। उनकी सबसे यादगार भूमिका कांग्रेस स्वयंसेवी बल के जनरल ऑफिसर कमांडिंग जीओसी के रूप में थी। इसके तुरंत बाद सुभाष चंद्र बोस को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और सविनय अवज्ञा के लिए जेल भेज दिया गया। फिर 1930 में वे कलकत्ता के मेयर चुने गए। 1930 के दशक के मध्य में सुभाष चंद्र बोस ने यूरोप की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने बेनिटो मुसोलिनी सहित विभिन्न भारतीय छात्रों और अन्य यूरोपीय राजनेताओं से मुलाकात की। उन्होंने पार्टी संगठन और साम्यवाद तथा फासीवाद के अनुप्रयोग का अवलोकन किया। इसी दौरान उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल का पहला भाग लिखा, जिसमें 1920 से 1934 तक के भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन है। हालांकि इसे 1935 में लंदन में प्रकाशित किया गया था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने अशांति के डर से इस पुस्तक पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया। विठल भाई पटेल ने अपनी संपत्ति का 3/4 हिस्सा नेताजी को दान कर दिया। बाद में उनके छोटे भाई वल्लभ भाई पटेल ने इससे इनकार किया और उन्हें धोखेबाज कहा। 20 वर्षों में सुभाष चंद्र को कुल 11 बार गिरफ्तार किया गया। उन्हें भारत और रंगून में विभिन्न स्थानों पर रखा गया। 1933 में उन्हें यूरोप निर्वासित कर दिया गया। 1934 में उनकी मुलाकात अपने पहले प्यार एमिली शेकेल से वियना में हुई। उन्होंने 1937 में बैडगस्टन में शादी कर ली। 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में अपना दृष्टिकोण बताया कि इसे राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने और समाजवादी शासन स्थापित करने के दोहरे उद्देश्यों के साथ एक व्यापक साम्राज्यवाद विरोधी मोर्चे के रूप में संगठित किया जाना चाहिए। 1938 तक सुभाष चंद्र एक राष्ट्रीय नेता बन गए और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में नामांकन स्वीकार करने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बल प्रयोग सहित बिना शर्त स्वराज के लिए एक स्टैंड लिया। इससे उनका मोहनदास गांधी के साथ टकराव हुआ,
जिन्होंने वास्तव में बोस के राष्ट्रपति पद का विरोध किया था। परिणामस्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विभाजित हो गई। बोस ने एकता बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन गांधी ने सुभाष को अपनी खुद की परिषद बनाने की सलाह दी। इस घटना ने बोस और नेहरू के बीच भी फूट पैदा कर दी। 1939 की कांग्रेस बैठक में सुभाष चंद्र स्ट्रक्चर पर उपस्थित हुए। गांधी जी की पसंदीदा उम्मीदवार पट्टावी सीतारमैया को हराकर वह दोबारा राष्ट्रपति चुने गए। मुथुरामलिंगम थेवर ने अंतर कांग्रेस बहसों में बोस का पुरजोर समर्थन किया। उनके लिए दक्षिण भारत के सारे वोट बोस को जाते हैं। हालांकि कांग्रेस कार्य समिति में गांधी के नेतृत्व वाली पार्टी की अलग रणनीति के कारण सुभाष चंद्र को कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। 22 जून 1939 को बोस ने मुख्य रूप से वामपंथी राजनेताओं को मजबूत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर निखिल भारत फॉरवर्ड ब्लॉक का आयोजन किया, लेकिन जिसकी मुख्य ताकत उनके गृह राज्य बंगाल में थी। शुरू से ही सुभाष चंद्र के कट्टर समर्थक मुथुरामलिंगम थेवर इसमें शामिल हुए फॉरवर्ड ब्लॉक। जब बोस ने उसी वर्ष 6 सितंबर को मदुरै का दौरा किया, तो मुथुरामलिंगम ने उनके स्वागत के लिए एक विशाल रैली का आयोजन किया। मदुरै के रास्ते में फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए समर्थन इकट्ठा करने के लिए मुथुरामलिंगम के निमंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस ने मद्रास की यात्रा की और वहां 3 दिन बिताए। उनके पत्राचार से पता चलता है कि ब्रिटिश शासन के प्रति उनकी स्पष्ट नापसंदगी के बावजूद वो उनके व्यवस्थित और अनुशासित दृष्टिकोण और जीवन के प्रति उनके मजबूत अनुशासित रवैये से बहुत प्रभावित थे। इंग्लैंड में उन्होंने ब्रिटिश लेबर पार्टी के विभिन्न नेताओं और राजनीतिक विचारकों जैसे लॉर्ड इरविन, जॉर्ज लैंसबरी, क्लेमेंट एटली, आर्थर ग्रीनवुड, हेरोल्ड लास्की, JBS हॉल्डेन, आइवर जेनिंग्स, गिलबर्ट मरे, जॉर्ज डगलस हॉवर्ड कोल के साथ भारत के भविष्य पर चर्चा की, स्टैफोर्ड क्रिप्स आदि विनिमय। उनका मानना था कि स्वतंत्र भारत को कम से कम 2 दशकों तक तुर्की में केमल अतातुर्क के समान समाजवादी तानाशाही की आवश्यकता थी। ब्रिटिश अधिकारियों ने राजनीतिक कारणों से अंकारा में अतातुर्क से मिलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। अपनी इंग्लैंड यात्रा के दौरान सुभाष चंद्र ने कई राजनेताओं से मिलने की कोशिश की, लेकिन केवल लेबर पार्टी और लिबरल राजनेता ही उनसे मिलने के लिए सहमत हुए। कंजर्वेटिव पार्टी के अधिकारियों ने या तो उनसे मिलने से इनकार कर दिया या उपनिवेशों के राजनेता होने का शिष्टाचार दिखाने से इनकार कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के बाद ब्रिटिश भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो ने कांग्रेस नेतृत्व से परामर्श किए बिना भारत पर युद्ध की घोषणा कर दी। इस निर्णय का विरोध करने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने एक व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन आयोजित करने का अभियान शुरू किया, लेकिन गांधी जी को इसकी आवश्यकता समझाने में असफल रहने पर उन्होंने कलकत्ता कालकोठरी हत्याओं की याद में डलहौजी स्क्वायर के एक कोने में बनाए गए होलवेल स्मारक को हटाने की मांग के लिए एक बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। जब उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया, तो 7 दिन की भूख हड़ताल के बाद दिसंबर 1940 में उन्हें रिहा कर दिया गया। नाजी जर्मनी 1941 में सुभाष चंद्र बोस को नजरबंद कर दिया गया। इस बीच CID ने उनके घर पर निगरानी रखी। फिर भी वह अफगानिस्तान और सोवियत संघ के रास्ते जर्मनी भागने में सफल रहा। भागने से कुछ दिन पहले वह अकेले होने का बहाना करके ब्रिटिश गार्डों से मिलने से बचते रहे और लंबी दाढ़ी बढ़ा ली। 16 जनवरी 1941 को देर रात भागते समय उन्होंने खुद को एक पठान का भेष धारण कर लिया ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। 17 जनवरी 1941 की रात को सुभाष चंद्र बोस अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस के साथ ब्रिटिश निगरानी से बचकर कलकत्ता में अपने एल्गिन रोड स्थित घर से भागने में सफल रहे।
वे भाग निकले और तत्कालीन बिहार राज्य के गोमो रेलवे स्टेशन पहुंचे। वर्तमान में ये झारखंड राज्य में नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो स्टेशन है। वह तत्कालीन जर्मन सैन्य खुफिया एजेंसी अबवे की मदद से पेशावर पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात अकबर शाह, मोहम्मद शाह और भगत राम तलवार से हुई। उन्हें अकबर शाह के विश्वस्त मित्र आबाद खान के घर ले जाया गया। 26 जनवरी 1941 को उन्होंने अफगानिस्तान से सटे ब्रिटिश भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत से होते हुए रूस तक पहुंचने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। इसके लिए उन्होंने उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के तत्कालीन फॉरवर्ड ब्लॉक नेता मियां अकबर शाह की मदद ली। शाह ने उन्हें एक आकर्षक भेष बदलने की पेशकश की। चूंकि बोस को पश्तो का एक शब्द भी नहीं पता था, इसलिए अंग्रेजों के लिए काम करने वाले पश्तो बोलने वाले उन्हें आसानी से पहचान लेते थे। इसलिए शाह ने उसे सलाह दी कि वो गूंगा बहरा होने का नाटक करे और वहाँ की जनजातियों की नकल करके अपनी दाढ़ी बढ़ाए। उनके गुरु भगत राम तलवार एक सोवियत जासूस थे, हालांकि सुभाष चंद्र बोस को इसकी जानकारी नहीं थी। सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान के समर्थकों ने उन्हें अफगानिस्तान में सीमा पार करने में मदद की, जहां अबवीर की एक इकाई ने उनसे मुलाकात की और काबुल के माध्यम से सोवियत रूस की सीमा तक अफगानिस्तान पार करने में उनकी मदद की। पश्तून बीमा एजेंट जियाउद्दीन के वेश में अफगानिस्तान पहुंचने के बाद उसने अपना वेश बदल लिया और एक इतालवी रईस काउंट ऑरलैंडो मेजोट्टा के वेश में एक इतालवी पासपोर्ट पर मॉस्को पहुंचा। मॉस्को से वह रोम पहुंचे और वहां से जर्मनी पहुंचे। रूस पहुंचने के बाद सोवियत खुफिया एजेंसी NKVD उन्हें मॉस्को ले गई। उन्हें उम्मीद थी कि भारत में ब्रिटिश शासन के प्रति रूस की पारंपरिक शत्रुता के परिणामस्वरूप वे भारत में लोकप्रिय विद्रोह की उनकी योजनाओं का समर्थन करेंगे। हालांकि सोवियत संघ की प्रतिक्रिया से उन्हें निराशा हुई। उन्हें तुरंत मॉस्को में जर्मन राजदूत काउंट वॉन डेर शुलेनबर्ग को सौंप दिया गया। अप्रैल की शुरुआत में उन्होंने एक विशेष कुरियर विमान से सुभाष चंद्र बोस को बर्लिन पहुंचने की व्यवस्था की। जर्मनी पहुंचने के बाद वह जर्मन प्रायोजित आजाद हिंद रेडियो के प्रसारण के प्रभारी भारत के विशेष ब्यूरो में शामिल हो गए। उन्होंने बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की और भारतीय युद्धबंदियों के सैनिकों को लेकर भारतीय सेना का गठन किया। धुरी शक्तियों द्वारा पकड़े जाने से पहले ये सैनिक उत्तरी अफ्रीका में अंग्रेजों के लिए लड़े थे। भारतीय सेना प्रारंभ में वेहरमाच से जुड़ी हुई थी। ये वेहरमाच नाजी जर्मनी का एकीकृत सैन्य बल है। बाद में इसे वाफेन SS बलों में विलय कर दिया गया। इसके सदस्य हिटलर और सुभाष चंद्र बोस के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा करते हैं। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में मैं जर्मन सेना के कमांडर इन चीफ के रूप में जर्मन राष्ट्र और राज्य के नेता अडोल्फ हिटलर की आज्ञा का पालन करूँगा। भारत के लिए युद्ध में वह आजाद हिंद फौज के नेतृत्व में नाजी सैनिकों द्वारा सोवियत संघ के माध्यम से भारत पर आक्रमण की योजना बनाने के लिए भी तैयार थे। कई लोगों ने उनके फैसले पर सवाल उठाए, क्योंकि ऐसे आक्रमण के बाद जर्मनों को आसानी से भारत छोड़ने के लिए राजी नहीं किया जा सकता था, जिसके परिणामस्वरूप युद्ध में एक्सिस की जीत होती। कुल मिलाकर 3000 भारतीय युद्ध कैदी आजाद हिंद सेना में शामिल हो गए। लेकिन खुश होने की बजाय सुभाष चंद्र बोस काफी चिंतित रहने लगे। वामपंथी रूस के प्रशंसक के रूप में वो हिटलर के टैंकों को सोवियत सीमा पार करते देखकर बहुत निराश हुए थे। स्थिति तब और खराब हो गई जब नाजी सेनाएं पीछे हटने लगी, क्योंकि इससे जर्मन सेनाएं अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने में मदद करने की स्थिति में नहीं रह जाएंगी।
मई 1942 में हिटलर से मुलाकात के बाद उनका संदेह और मजबूत हो गया और उन्होंने यह मानना शुरू कर दिया कि हिटलर युद्ध के मैदान की तुलना में अभियान जीतने के लिए अपने सैनिकों का उपयोग करने में अधिक रुचि रखता था। इसलिए फरवरी 1943 में वो एक जर्मन यू-बोट पर जापान के लिए रवाना हुए। इससे जर्मनी में उसके सैनिक नेतृत्वहीन और हतोत्साहित हो गए। सुभाष चंद्र बोस 1941 से 1943 तक बर्लिन में रहे। 1934 में जर्मनी की अपनी पहली यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात ऑस्ट्रियाई पशु चिकित्सक की बेटी एमिली शेकेल से हुई। उन्होंने 1937 में एमिली से शादी की। उनकी बेटी का नाम अनिता बसु पफ है। बसु की पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक ने इस जानकारी से इनकार किया है। जापानी अधिकृत एशिया 1943 में यह महसूस करते हुए कि जर्मनी भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद नहीं कर सकता, सुभाष चंद्र बोस जापान के लिए रवाना हो गए। वह जर्मन पनडुब्बी U-180 पर सवार होकर मेडागास्कर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्हें शेष यात्रा के लिए जापानी पनडुब्बी I-29 में स्थानांतरित कर दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में दो अलग अलग नौसेनाओं की दो पनडुब्बियों के बीच नागरिकों का यह एकमात्र स्थानांतरण है। जापानी खुफिया सेवा फुगिवारा किकिन के प्रमुख मेजर और युद्ध के बाद के लेफ्टिनेंट जनरल इवाइची फुगिवारा ने सबसे पहले आजाद हिंद फौज बनाने का विचार रखा। फुजिवारा का लक्ष्य एक ऐसी सेना बनाना था जो जापानी सेना के साथ लड़े। उन्होंने सबसे पहले इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के बैंकॉक चैप्टर के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ढिल्लन से मुलाकात की और प्रीतम सिंह के संपर्क के माध्यम से दिसंबर 1941 में पश्चिमी मलय प्रायद्वीप में पकड़े गए ब्रिटिश भारतीय सेना के कप्तान मोहन सिंह को भर्ती किया। दिसंबर 1941 के उत्तरार्ध में फुगिवारा और मोहन सिंह के बीच बातचीत से पहली आजाद हिंद फौज का गठन हुआ। जनवरी 1942 के पहले सप्ताह में उन्होंने संयुक्त रूप से इसका नामकरण किया। इन्हें प्रवासी राष्ट्रवादी नेता रासबिहारी बोस के नेतृत्व वाली तत्कालीन भारतीय स्वतंत्रता लीग का समर्थन प्राप्त था। हिकारी किकिन और मोहन सिंह के बीच मतभेद के बाद दिसंबर 1942 में पहली आजाद हिंद फौज को भंग कर दिया गया था। मोहन को यह विश्वास होने लगा कि जापानी हाईकमान आजाद हिंद फौज को मात्र प्रचार उपकरण के रूप में उपयोग कर रहा है। इस बीच मोहन सिंह को पकड़ लिया गया और सैनिकों को वापस जेल शिविर में ले जाया गया। हालांकि 1943 में सुभाष चंद्र बोस के आगमन के साथ स्वतंत्रता के लिए एक सेना बनाने का विचार पुनर्जीवित हुआ। जुलाई में सिंगापुर में हुई एक बैठक में रासबिहारी बोस ने संगठन का नियंत्रण सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। सुभाष चंद्र बोस सेना को पुनर्गठित करने और दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय प्रवासियों के बीच व्यापक समर्थन जुटाने में सक्षम थे। प्रवासी भारतीयों ने एक साथ राष्ट्रीय सेना में भर्ती होकर और वित्तीय सहायता प्रदान करके आत्म बलिदान के आह्वान का जवाब देकर अपना समर्थन दिखाया। आजाद हिंद फौज की एक अलग महिला इकाई थी जिसे झांसी रानी रेजिमेंट कहा जाता था। इस फौज का गठन कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में किया गया था। इसे एशिया में इस तरह का पहला उदाहरण माना जाता है। सैन्य बाधाओं के बावजूद सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद आंदोलन के लिए समर्थन बनाए रखने में कामयाब रहे। 4 जुलाई 1944 को बर्मा में भारतीयों की एक सभा में आजाद हिंद फौज के लिए भाषण देते समय उनकी सबसे प्रसिद्ध पंक्ति कही गई थी, मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसके माध्यम से उन्होंने भारत के लोगों से ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने का आग्रह किया। आजाद हिंद फौज की सेनाएं अस्थायी सरकार अर्जी हुकूमत आजाद हिंद के अधीन थीं। इस सरकार ने अपनी मुद्रा, डाक टिकट, अदालतें और नागरिक संहिता पेश की और इसे 9 तत्कालीन धुरी शक्तियों जर्मनी, जापान, इतालवी समाजवादी गणराज्य,
जर्मन नियंत्रित क्रोएशिया, चीन, बर्मा, मांचुकुओ, जापानी नियंत्रित फिलीपींस द्वारा मान्यता दी गई। ये सभी 5 राष्ट्र ध्रुवीय शक्तियों के तहत स्थापित किए गए थे। इस सरकार ने नवंबर 1943 में एक पर्यवेक्षक के रूप में तथाकथित ग्रेटर ईस्ट एशिया सम्मेलन में भाग लिया। आजाद हिंद फौज का पहला कर्तव्य पूर्वी भारतीय सीमा पर मणिपुर की ओर जापानियों की बढ़त का समर्थन करना था। आजाद हिंद फौज की एक विशेष सेना बहादुर ग्रुप ने अराकान पर जापानी हमले के दौरान दुश्मन की रेखाओं के पीछे विभिन्न अभियानों में भाग लिया और साथ ही इम्फाल और कोहिमा की ओर आगे बढ़े। 1942 में जापानियों ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर कब्जा कर लिया और 1 साल बाद वहां एक अनंतिम सरकार और आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई, जिसके गवर्नर जनरल लेफ्टिनेंट कर्नल एडी लोगनाथन थे। द्वीपों का नाम बदलकर शहीद ओ स्वराज रखा गया। हालांकि द्वीप प्रशासन का मुख्य नियंत्रण जापानी नौसेना के पास था। 1944 की शुरुआत में सुभाष चंद्र बोस की द्वीप की एकमात्र यात्रा के दौरान बोस के जापानी मेजबानों ने जानबूझकर उन्हें स्थानीय आबादी से अलग कर दिया ताकि उन्हें अंतिम जापानी हितों के बारे में कोई जानकारी न मिल सके। उस समय द्वीप के जापानी प्रशासन ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के नेता डॉक्टर दीवान सिंह को हिरासत में लिया गया और प्रताड़ित किया गया, जिनकी बाद में जेल में चोटों के कारण मृत्यु हो गई। सुभाष चंद्र बोस की द्वीप यात्रा के दौरान कई स्थानीय लोग डॉक्टर सिंह उसे अपनी दुर्दशा के बारे में सूचित करने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। इस बिंदु पर लेफ्टिनेंट कर्नल लोगनाथन को अपने वास्तविक प्रशासनिक नियंत्रण की कमी के बारे में पता चला और उन्होंने गवर्नर जनरल के पद से इस्तीफा दे दिया और रंगून में आजाद हिंद सरकार के मुख्यालय में लौट आए। भारतीय मुख्य भूमि पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरूप बनाया गया तिरंगा झंडा पहली बार पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर के मैरांग शहर में फहराया गया। इम्फाल और कोहिमा के आसपास के शहरों को तब जापानी सेना के कुछ डिवीजनों ने घेर लिया था, जिन्हें आजाद हिंद फौज के गांधी और नेहरू ब्रिगेड की सहायता मिली थी। ध्रुवीय शक्तियों ने भारतीय मुख्य भूमि को जीतने के इस प्रयास को ऑपरेशन यूगो कहा। इस ऑपरेशन के दौरान 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर से आजाद हिंद रेडियो द्वारा प्रसारित एक भाषण में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया और स्वतंत्रता संग्राम के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी। ये पहली बार है कि गांधी को इस तरह संबोधित किया गया। इन दोनों शहरों पर कब्जा करने के लंबे प्रयास से जापानी संपत्ति खत्म होती रही और अंततः ऑपरेशन यूगो विफल साबित हुआ। इन दोनों शहरों पर जापानी आक्रमण के दौरान राष्ट्रमंडल सेनाएं कई महीनों तक इन दोनों शहरों में छिपी रहीं। राष्ट्रमंडल बलों ने तब जवाबी हमला किया और ध्रुवीय शक्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया। परिणामस्वरूप जापानियों को बर्मी क्षेत्र में पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई में जापानियों की हार के बाद आजाद हिंद सरकार का भारतीय मुख्य भूमि पर आधार स्थापित करने का उद्देश्य हमेशा के लिए नष्ट हो गया। फिर भी आजाद हिंद फौज ने बर्मा में मिक्टिला, मांडले, बागो, माउंट पोपा आदि में ब्रिटिश भारतीय सेना के खिलाफ कुछ महत्वपूर्ण लड़ाइयों में भाग लिया। हालांकि रंगून के पतन के साथ सुभाष चंद्र बोस की सरकार का एक व्यवहार्य राजनीतिक इकाई के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया। शेष सैनिक सुभाष चंद्र बोस के साथ मलाया वापस चले गए या थाईलैंड की ओर मार्च किया। युद्ध के अंत में जापान के आत्मसमर्पण से आजाद हिंद फौज का अंत हो गया। फिर कैदियों को भारत वापस भेज दिया गया और कुछ सैनिकों को देशद्रोह का दोषी ठहराया गया। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन मूल रूप से राष्ट्रवादी नेता रासबिहारी बोस ने किया था। 1943 में रासबिहारी बोस ने इस सेना की जिम्मेदारी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी।
इसमें लगभग 85,000 सैनिक थे, जिनमें एक अलग महिला बल रानी लक्ष्मीबाई कॉम्बैट भी शामिल था। इस बल का अधिकार प्रांतीय सरकार में निहित था, जिसका नाम स्वतंत्र भारत की प्रांतीय सरकार था। इस सरकार की अपनी मुद्रा, अदालतें और कानून थे। नाइन धुरी राष्ट्र इस सरकार को मान्यता देते हैं। आईएनए सैनिकों ने अराकान और मिक्टिला की लड़ाई में जापानियों की मदद की। सुभाष चंद्र बोस को उम्मीद थी कि अंग्रेजों पर आईएनए के हमलों की खबर सुनकर बड़ी संख्या में भारतीय सेना से असंतुष्ट सैनिक आईएनए में शामिल होंगे, लेकिन ऐसा व्यापक तौर पर नहीं होता। इसके विपरीत जैसे जैसे युद्ध की स्थिति बिगड़ती गई, जापान ने आईएनए से अपने सैनिकों को वापस लेना शुरू कर दिया। इसी समय जापान से मुद्रा आपूर्ति कम हो गई। अंततः जापान के आत्मसमर्पण के साथ आईएनए ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। 1934 में मांडले, बर्मा अब म्यांमार में कैद के दौरान सुभाष चंद्र गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। ब्रिटिश सरकार उन्हें इस शर्त पर रिहा करने पर सहमत हुई कि यदि वह किसी भी भारतीय क्षेत्र को छुए बिना विदेश में कहीं पार कर जाएंगे तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। सुभाष चंद्र ने यूरोप जाने का निश्चय किया और वियना पहुंच गए। 2 साल के उपचार के दौरान उन्होंने सेवानिवृत्त होने का फैसला किया और 2 किताबें लिखी, उनकी आत्मकथा इंडियन पिलग्रिम और इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। उस समय उनकी पांडुलिपि टाइप करने में एक ऑस्ट्रियाई महिला एमिली शेकेल ने सहायता की थी, जो बाद में उनकी सचिव बनी। एमिली शेकेल के साथ उनका बाद का प्रेम संबंध। उनकी एक बेटी है, अनिता बसु पफ। एमिली शेकेल कभी भारत नहीं आई, लेकिन वह हमेशा बोस परिवार और नेताजी के सहयोगियों के संपर्क में और अच्छे संबंधों में थी। 1996 में उनका निधन हो गया। अनिता बसु पफ ने कई बार अपने पिता के देश भारत का दौरा किया। वह पेशे से एक अर्थशास्त्री हैं। उनके पति मार्टिन फाफ जर्मन संसद के पूर्व सदस्य हैं। उनके 2 बेटे और एक बेटी है। मौत। इतिहासकारों के अनुसार 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस को ले जा रहे जापानी विमान के जापानी प्रशासित फॉर्मोसा वर्तमान ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद बोस की जलने से मृत्यु हो गई। हालांकि उनके कई अनुयायियों ने, विशेष रूप से बंगाल में, उस समय की घटना से इनकार किया और यहाँ तक कि अभी भी उनकी मृत्यु से जुड़ी परिस्थितियों और जानकारी पर अविश्वास किया। उनकी मृत्यु के कुछ ही घंटों के भीतर कई षड्यंत्र के सिद्धांत सामने आए और लंबे समय तक उनकी मृत्यु के बारे में विभिन्न मिथकों को जीवित रखा गया। दोपहर करीब 2:30 बजे जैसे ही सुभाष चंद्र बोस को ले जाने वाले बमवर्षक विमान ने ताइहोकू में उड़ान भरी, उसके यात्रियों ने विमान के इंजन से तेज आवाज सुनी। तकनीशियनों ने रनवे के टरमैक से विमान से कुछ गिरता हुआ देखा। पासपोर्ट आकार की जो वस्तु गिरनी चाहिए थी वह पोर्टिसाइड इंजन या उसका हिस्सा और प्रोपेलर थी। विमान तेजी से दाईं ओर झुका और जमीन से टकराकर 2 हिस्सों में बंट गया और आग की लपटों में घिर गया। विमान के अंदर पायलट, सह पायलट और जापानी क्वांटम सेना के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सुनामासा शिदेई, जिन्हें सुभाष चंद्र बोस की ओर से मंचूरिया में सोवियत सेना के साथ बातचीत करनी थी, तुरंत मारे गए। सुभाष चंद्र बोस के साथ ही हबीबुर रहमान कुछ देर के लिए बेहोश हो गए और हालांकि बोस ने होश नहीं खोया, लेकिन उनका शरीर ईंधन से भीग गया। रहमान को होश आने के बाद उसने पिछले दरवाजे से बाहर निकलने की असफल कोशिश की। फिर उसने आग से बचने का फैसला किया। कूली विमान के पास पहुंचे और देखा कि 2 आदमी उनकी ओर दौड़ रहे हैं, उनमें से एक जल रहा था। ये शख्स थे सुभाष चंद्र बोस। उसके कपड़ों ने ईंधन पकड़ लिया और तुरंत आग लग गई। रहमान और कुछ अन्य लोग आग बुझाने में कामयाब रहे, लेकिन पाया कि सुभाष चंद्र का चेहरा और सिर गंभीर रूप से जल गया था। जॉयस लेब्रा के अनुसार एक लॉरी
जिसे एम्बुलेंस के रूप में इस्तेमाल किया गया था, ने तुरंत सुभाष चंद्र और अन्य यात्रियों को ताइहोकू के दक्षिण में नानमोन सैन्य अस्पताल पहुंचाया। 3 बजे एयरपोर्ट स्टाफ हॉस्पिटल में प्रभारी सर्जन तानेयोशी ने योशिमी से संपर्क किया। अस्पताल पहुंचने तक और उसके बाद कुछ समय तक सुभाष चंद्र बोस सचेत और स्वस्थ थे। डॉक्टर आगमन पर योशिमी ने तुरंत बोस के शरीर के विभिन्न हिस्सों, विशेषकर उनकी छाती पर 3rd डिग्री जलन देखी, जिससे उन्हें संदेह हुआ कि बोस जीवित रहेंगे। डॉक्टर योशिमी ने तुरंत बोस और डॉक्टर का इलाज शुरू कर दिया, उसकी मदद की। इस उपचार के बावजूद सुभाष चंद्र बोस जल्द ही कोमा में चले गए। कुछ ही घंटों बाद शनिवार 18 अगस्त 1945 को रात 9 से 10 बजे के बीच 48 वर्षीय सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। 2 दिन बाद 20 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस के शरीर का ताइहोकू शमशान में अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि उनका शव किसी को नहीं दिखाया गया, यहाँ तक कि शव की तस्वीर भी नहीं ली गई। 23 अगस्त 1945 को जापानी समाचार एजेंसी द्वारा सुभाष चंद्र और शिदेया की मृत्यु की खबर की घोषणा की गई। 7 सितंबर को एक जापानी अधिकारी लेफ्टिनेंट तात्सुओ हयाशिदा सुभाष चंद्र की अस्थियों को टोक्यो ले गए और अगली सुबह उन्हें टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष राम मूर्ति को सौंप दिया। 14 सितंबर को टोक्यो में सुभाष चंद्र बोस के लिए एक स्मारक सेवा आयोजित की गई थी और कुछ दिनों बाद उनकी राख को टोक्यो में निचिरेन बौद्ध संप्रदाय के रेनकोजी मंदिर के भिक्षुओं के पास जमा कर दिया गया था। तब से इसे स्थायी रूप से वहीं रखा गया है। आजाद हिंद फौज के कार्यकर्ताओं के बीच सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु पर व्यापक अविश्वास और निराशा थी। सबसे अधिक प्रभावित मलाया और सिंगापुर के युवा तमिल भारतीय पुरुष और महिला दोनों थे, जो आजाद हिंद फौज में भर्ती हुए अधिकांश नागरिक थे। इस बीच आजाद हिंद फौज के पेशेवर सैनिकों, जिनमें से अधिकांश पंजाबी थे, को अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ा। कई लोग फिर से अंग्रेजों से भयानक प्रतिशोध की उम्मीद करने लगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आधिकारिक स्थिति को मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा अमृता कौर को लिखे गए एक पत्र में संक्षेपित किया गया था। सुभाष बोस की मृत्यु अच्छी तरह से हुई। वो निस्संदेह एक देशभक्त थे, हालांकि गुमराह थे। कांग्रेस के कई सदस्य गांधी जी से अलग होने और जिसे वे जापानी फासीवाद मानते थे, उसके साथ हाथ मिलाने के लिए सुभाष चंद्र को माफ नहीं कर सके। द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले ब्रिटिश भारतीय सेना के लगभग 2.5 मिलियन भारतीय सैनिक आजाद हिंद फौज के बारे में दुविधा में थे। कई लोग आजाद हिंद फौज के सदस्यों को गद्दार के रूप में देखते थे और उन्हें दंडित करना चाहते थे, जबकि अन्य लोग उनके प्रति सहानुभूति रखते थे। ब्रिटिश राज ने आजाद हिंद फौज को गंभीर खतरा न मानते हुए इसके 300 अधिकारियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया, लेकिन आखिरकार पीछे हट गए। प्रसिद्ध उद्धरण संपादन सुभाष चंद्र बोस का सबसे प्रसिद्ध उद्धरण है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनका एक और प्रसिद्ध उद्धरण दिल्ली चलो है, जिसका उपयोग उन्होंने आईएनए सेना को प्रेरित करने के लिए किया था। उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया एक और नारा जय हिंद था, जिसे बाद में भारत सरकार और भारतीय सशस्त्र बलों ने अपनाया। उनका एक और नारा था इत्तेहाद अतेमाद कुर्बानी। आजाद ने हिंद फौज में मौलाना हजरत मोहानी द्वारा गढ़े गए नारे इनकलाब जिंदाबाद का भी इस्तेमाल किया। सम्मान पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र को देशनायक कहा और नृत्य नाटिका तासेर देश उन्हें समर्पित किया। समर्पण पत्र में उन्होंने लिखा, ये याद करते हुए कि आपने देश के दिल में नई जान फूंकने का संकल्प लिया है, मैंने तासेर देश नाटक आपके नाम पर समर्पित किया है। हालांकि आजाद हिंद फौज का अभियान विफलता में समाप्त हो गया,
लेकिन सुभाष चंद्र की बहादुरी और समझौता न करने वाली रणनीति ने उन्हें पूरे भारत में लोकप्रिय बना दिया। नेताजी का जन्मदिन वर्तमान में पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम और ओडिशा में सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाता है। आजादी के बाद कोलकाता में कई सड़कों का नाम उनके नाम पर रखा गया। वर्तमान में कोलकाता में एकमात्र इंडोर स्टेडियम नेताजी इंडोर स्टेडियम है, जिसका नाम उनके नाम पर रखा गया है। नेताजी की जन्मशती के अवसर पर दम हवाई अड्डे का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया। कलकत्ता में नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय और नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई और उनके नाम पर दिल्ली में नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई। कोलकाता मेट्रो के 2 स्टेशनों का नाम वर्तमान में नेताजी के नाम पर रखा गया है। नेताजी भवन, पहले भवानीपुर और नेताजी, पहले कुंडघाट। लोकप्रिय मीडिया में 1966 में पीयूष बोस द्वारा निर्देशित एक बंगाली फिल्म सुभाष चंद्र की जीवनी पर आधारित बनाई गई थी। 2004 में श्याम बेनेगल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगॉटन हीरो नामक फिल्म का निर्देशन किया। भारत के रेल मंत्रालय ने 23 जनवरी 2021 से भारत की सबसे पुरानी कालका मेल ट्रेनों में से एक का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है। ये बयान उन्होंने 4 जुलाई 1944 को बर्मा की एक रैली में दिया था। उनका एक और प्रसिद्ध उद्धरण भारत जय जय हिंद है, जिसे बाद में भारत सरकार ने अपनाया। ऐसे ही और भी महापुरुषों और अनकही कहानी जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।